हिम्मत कैसे हुई? ध्रुव ने जब देखा कि सूरज उस गरीब लड़की के साथ मारपीट पर उतारू है तो वो बीच बचाव के लिए आगे आ गया। ध्रुव का ये रूप देखकर एक बार तो सूरज भी सकते में आ गया। ध्रुव के जोर से चिल्लाने पर आसपास के कमरों से भी लड़के बाहर निकल आए। सब सूरज को ही सपोर्ट कर रहे थे। उन सभी की नजर में लड़की कैरेक्टरलेस थी, पर किसी ने भी उस लड़की की मजबूरी जानने की कोशिश नहीं की। पर केवल ध्रुव ही था जिसने आगे बढ़कर लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? ध्रुव उस लड़की की मदद करना चाहता था, पर लड़की के जवाब देने से पहले ही सूरज बोला, ध्रुव तुम जाकर अपना काम करो, हमारे बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ध्रुव ने सूरज की ओर देखा तक नहीं और उस लड़की से पूछा कि क्या बात है। ध्रुव की बात सुनकर लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। वो एक गरीब घर की लड़की थी जिसे सूरज काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास अपनी हॉस्टल की फीस देने, यहाँ तक कि खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। अभी सूरज ने उसे अपने कमरे में बुलाकर उसका इस्तेमाल कर भगा रहा था। ध्रुव से रहा नहीं गया। ध्रुव ने उस लड़की से कहा, तुम्हें मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, जाकर अपने हॉस्टल की फीस भरो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। इन सब में कुछ फायदा नहीं। इन सब में पढ़ोगी तो सूरज जैसे लड़कों के चंगुल में फंसकर सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। इतना कहकर ध्रुव ने अपना मोबाइल निकालकर उसे पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की, पर सूरज नहीं चाहता था कि ध्रुव उसकी मदद करे। इसलिए सूरज ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए कहा, ध्रुव, अगर तुम किसी की मदद ही करना चाहते हो तो सबसे पहले अमन की मदद करो, जिसके पैसों पर तुम ऐश कर रहे हो। वो बेचारा ब्रेड और जैम खाकर दिन काट रहा है। इसके बाद सूरज ने सभी लड़कों को सुनाते हुए ध्रुव का मजाक बनाते हुए बोला, तो दोस्तों, इस स्पाइनलेस ध्रुव को देखो, ये इस लड़की की मदद करेगा। कुछ दिन पहले ये जैस्मिन की मदद कर रहा था, होटल के एक कमरे में ले जाकर। सुना है वहां से सीधे हवालात गया था। और तो और इसने तो अमन के पैसों से मालिनी जैसी गूंगी बहरी लड़की को नहीं छोड़ा, और आज सबसे शरीफ इंसान बनकर मेरे बीच में बोल रहा है। ये महान आदमी इस लड़की को समझा रहा है कि सूरज के चंगुल में फंसकर जिंदगी बर्बाद कर लोगी। ये क्या जिंदगी बर्बाद करेगी ध्रुव, ये बर्बाद कर चुकी है। जाकर ब्रॉडकास्ट रूम में देखना, इसके काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे। तुम इसको भी नहीं छोड़ रहे हो, और कितना गिरोगे ध्रुव, इस लड़की को तो छोड़ दो। सूरज सबके सामने ध्रुव का मजाक बना रहा था, पर ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप लड़की के अकाउंट में 25,000 रुपए डालकर कहा, ये पैसे रख लो और अगर कभी जरूरत हो तो और भी मांग लेना, और जाकर उस लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से अपने सारे वीडियो डिलीट करो। लड़की जाने लगी तो सूरज ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, तुम ऐसे ध्रुव से पैसे लेकर चली कहां? पहले तुम्हें मेरे पैसे देने होंगे जो लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर मैंने तुम्हारी रैंकिंग बढ़ाने के लिए डाले थे। सूरज अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था, पर ध्रुव ने बीच में पड़कर उसे भेज दिया। सूरज ने जो पैसे डाले थे वो लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर डाले थे। लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर लोग आकर अपने परफॉर्मेंस देते थे और बदले में देखने वाले उस पर पैसे डालते थे। इसमें एक्सक्लूसिव अकाउंट भी थे जिस पर पैसे देकर कुछ वर्चुअल कॉइन खरीदे जाते थे और कॉइन के बदले वीडियोस देखे जाते थे। जिस परफॉर्मर को जितने ज्यादा कॉइन्स दिए जाते थे उसकी रैंकिंग उतनी ही ज्यादा हो जाती थी। ये प्लेटफॉर्म पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से जुड़ी या कॉलेज से जुड़ी चीजों के लिए बनाया गया था। इसमें कई लोग अपने सब्जेक्ट से जुड़ी वीडियोस डालते थे। ऑनलाइन ट्यूशंस दी जाती थी। फिर इसमें 30 सेकंड के नाच गाने के वीडियोस आने लगे। आज यहाँ केवल अडल्ट कंटेंट के अलावा और कुछ नहीं था। उस लड़की के जाने के बाद सूरज ने ध्रुव को धमकी दी, ध्रुव, तुमको बीच में नहीं आना चाहिए। तुमने मेरा सारा गेम बिगाड़ दिया है। अभी तो मैंने उसे अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं किया था। मैं तुमसे वादा करता हूं, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। देख लेना, अंजाम बहुत बुरा होगा। ध्रुव ने सूरज को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अमन से पूछा, अमन, ये क्या है? तुम इतनी परेशानी में चल रहे थे तो कम से कम मुझे बता तो दिया होता। अमन के पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने एक बार भी ध्रुव से नहीं कहा। उल्टा अमन ध्रुव की और पैसों से मदद करने को तैयार था। ध्रुव को लग रहा था वो कितना लकी है कि उसके पास इतना अच्छा दोस्त है।
ध्रुव के जवाब में अमन ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम इस सूरज जैसे लोगों की बात पर मत जाओ। मैं आराम से हूं। पैसे कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। आराम से वापस कर देना। अमन की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, तू भी कमाल का दोस्त मिला है। मैं सूरज के कहने पर नहीं, अपनी तरफ से पूछ रहा हूं। पैसे हैं तेरे पास? वहां खड़े हॉस्टल के सारे लड़के अभी तक गए नहीं थे। सूरज उन्हें देखकर ध्रुव का मजाक बना रहा था, पर ध्रुव उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो मौजूद ही ना हो। ध्रुव को ऐसा करता देख सूरज और भी ज्यादा नाराज हो रहा था। वो इस बात का बदला लेना चाहता था। सूरज ने ध्रुव के कंधे झकझोरते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम अमन के पैसे वापस करना चाहते हो? अगर तुम इतने पैसे वाले हो कि उस लड़की की मदद कर सकते हो तो अमन तो तुम्हारा दोस्त है। क्या अमन के पैसे नहीं लौटाओगे? इसके बाद सूरज ने सभी लोगों को देखते हुए कहा, तो आ जाओ दोस्तों, देखते हैं कि आज ध्रुव अमन के पैसे वापस कर पाता है या नहीं, या इसके सारे पैसे केवल लड़कियों की मदद करने के लिए ही हैं। ये बार में काम कर जैस्मिन की मदद करता था, किसी से उधार लेकर तृप्ति को 5 स्टार होटल में ले जाता था, बाबे की स्टॉल चलाकर मालिनी की मदद करता है, पर अमन के 2 लाख रुपए वापस करने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। अमन और ध्रुव सूरज को ऐसा तमाशा करता देखकर हैरान थे। अमन ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, जाने दे यार, ये ऐसे ही भौंकता रहेगा। उधर सूरज सच में तमाशा करने पर उतारू हो गया था। वो किसी न्यूज़पेपर रिपोर्टर की तरह बोल रहा था। तो साथियों, क्या लगता है आपको? क्या ध्रुव वापस करेगा गरीबी तंगहाली से परेशान अमन के पैसे वापस? अगर ध्रुव ने अभी इसी वक्त अमन के पैसे वापस कर दिए तो यहां मौजूद सभी लोगों को सूरज की तरफ से मिलेगी फ्री पिज्जा पार्टी। सूरज के इतना कहते ही ध्रुव ने पीछे मुड़कर कहा, सुना? सभी ने सुना? सूरज सभी को पिज्जा खिलाएगा। बोलो, सूरज खिलाओगे ना? ध्रुव ने सूरज का मजाक बनाते हुए कहा। सूरज बोलते बोलते भूल गया था कि वो क्या बोल रहा था और ध्रुव ने उसकी बात पकड़ ली थी। सूरज को पूरा विश्वास था कि ध्रुव अमन के पैसे वापस नहीं कर पाएगा, नहीं तो इतनी बेइज्जती करने के बाद अभी तक वो उसे पे कर चुका होता। सूरज ने कहा, हाँ कर दूंगा, सभी को पिज्जा खिलाऊंगा, पर शर्त यह है कि ध्रुव को अभी इसी वक्त अमन के सारे पैसे देने होंगे। पर सूरज ने बोल दिया तो सभी लोग ध्रुव को उकसाने लगे। कम ऑन ध्रुव, पे कर दो अमन को और हमें पिज्जा पार्टी करने दो। ध्रुव ने अमन से कहा, अमन, मुझे ठीक से याद नहीं कि तुम्हें कितने देने हैं, पर तुम प्लीज ये कुछ पैसे रख लो। इतना कहकर ध्रुव ने अमन के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। अमन के मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। अमन के मोबाइल से आवाज आई, आपके अकाउंट में ध्रुव ने भेजे हैं 10 लाख रुपए। और इसी के साथ पूरे हॉस्टल में लड़के खुशी से चीख उठे। सूरज की हालत देखने लायक थी। उसे उम्मीद थी कि ध्रुव 2 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, पर ध्रुव ने तो 10 लाख रुपए डाल दिए थे। अब सूरज ध्रुव के ऊपर और भी ज्यादा नाराज था। उधर ध्रुव अपने मोबाइल पर आए मैसेजेस को पढ़कर हैरान था। ध्रुव, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे हमेशा से ही तुम्हारे बारे में ऐसी ही खबरें सुनने को मिली थी, पर आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम खुद भी नहीं जानते कि ये पैसे मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि सूरज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। मैं जब उसके रूम में थी तो वो तुम्हारे बारे में और किसी टीवी शो के पहले एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे। सूरज कह रहा था कि मालिनी के नाम पर ध्रुव को उकसाया जा सकता है। तुम अपना ख्याल रखना। बाय एंड टेक केयर। ध्रुव ने मैसेज पढ़ा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। मैसेज ध्रुव को उसकी ही लड़की ने भेजा था, जिसे अभी अभी ध्रुव ने सूरज के हाथों बचाया था। उसे 25,000 रुपए भी दिए थे। सभी लोग पिज्जा पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे। सूरज के पास पैसों की कमी नहीं थी। वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं, अय्याशी करने आया था। यही कारण था कि वो दिल्ली का होकर भी हॉस्टल में रहता था। वो आए दिन नई नई लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता। शस्सी फैमिली के नकुल के साथ भी उसकी खास दोस्ती थी।
सूरज सभी को पिज्जा खिलाने के लिए जाने वाला था। ध्रुव चुपचाप अपने कमरे में गया और उसने एक फोन कॉल की। इसके बाद वो भी अभी शांति से बैठ गया था कि उसे बाहर से सूरज की आवाज सुनाई देती है। मैंने पिज्जा का वादा किया था, पर रात बहुत हो चुकी है। अगर तुम लोग चाहो तो पिज्जा के बजाय नाइट मार्केट चलकर बारबेक्यू स्टॉल में कुछ बारबेक्यू खाते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? चॉइस इज योर्स, पिज्जा या बारबेक्यू। सूरज के उकसाने में सभी ने बारबेक्यू को वोट किया। ध्रुव अपने कमरे में बैठा सूरज की बातें सुन रहा था। सूरज ने सभी को मालिनी के स्टॉल में पहुंचने को कहा और खुद अपनी कार में बैठकर वहां चल दिया। सभी लड़के अपनी अपनी बाइक, स्कूटर्स लेकर सूरज के पीछे चल दिए। ध्रुव आज अच्छे से सोना चाहता था, पर लगता है नींद उसके नसीब में नहीं थी। कॉलेज के लड़कों के बीच वीडियो या रील बनाकर यूट्यूब पर डालने का शौक काफी बढ़ गया था। कुछ लड़के तो ऐसे थे जो दिन भर मोबाइल हाथ में पकड़कर अपने चैनल के लिए वीडियोस शूट करते रहते थे। सभी के जाने के बाद ध्रुव ने निहाल से एक और बार बात की। ये स्टॉल उसने और मालिनी ने मिलकर चलाया था और शुरुआत में दोनों ही स्टॉल में बराबर की मेहनत करते थे, पर पिछले कुछ दिनों से ध्रुव अपनी उलझनों में फंसा हुआ था और इसलिए स्टॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। ध्रुव पिछले कुछ दिनों से एंजल नाम के टीवी शो पर काफी रिसर्च कर रहा था। ये टीवी शो एक अमेरिकन टीवी शो की कॉपी था, जिसमें किसी भी रैंडम शख्स को शो की तरफ से काफी पैसे दिए जाते थे, फिर उसके पैसे उड़ाने के तरीके पर शो बनाया जाता था। इंडिया में इस शो का अच्छा खासा क्रेज था। लोग इस शो का हिस्सा बनना चाहते थे और कुछ दिनों के लिए करोड़पति जैसी जिंदगी जीना चाहते थे। टीवी शो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, पर इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त था। ध्रुव अपने ख्यालों में गुम था कि तभी निहाल का फोन आया। ध्रुव ने फोन उठाया। उधर से निहाल की आवाज सुनाई दी। ध्रुव सर, जैसा आपने कहा था मैंने सारा काम कर दिया है और आपने जो मेल भेजने को कहा था उसका भी रिस्पॉन्स आ गया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो लोग मान गए हैं। ध्रुव निहाल के फोन का ही इंतजार कर रहा था। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने राहत की सांस ली। उधर सूरज अपनी कार में बैठा फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाता हुआ नाइट मार्केट की तरफ जा रहा था। अचानक एक स्पोर्ट्स कार तेज स्पीड में उसके बगल से गुजरी और आगे जाकर बीच सड़क में उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। सूरज ने जब उसे देखा तो अचानक से ब्रेक मारकर खड़ा हो गया। स्पोर्ट्स कार से एक शख्स बाहर निकल कर आया और सूरज की कार के आगे आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सूरज के मुंह से निकला, वाइस प्रेसिडेंट? सूरज और नकुल दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों काफी पैसे वाली फैमिलीज से भी थे और नकुल के कारण ही सूरज हॉस्टल के कमरे में इतनी अय्याशी कर पा रहा था। सूरज के सिर पर नकुल का हाथ था। नकुल को देखकर सूरज भी अपनी कार से बाहर आ गया। नकुल ने सूरज को देखकर कहा, मैंने तुम्हें कई बार कहा है सूरज, मुझे केवल नकुल कहकर बुलाया करो। सूरज ने नकुल को देखकर बताया, तुम सही कह रहे थे नकुल, ध्रुव काफी पैसे वाला इंसान है। उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अमन को 10 लाख रुपए दिए हैं। सूरज की बात सुनकर नकुल ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम भी पैसे वाले बन गए हो सूरज। नकुल की बात सूरज की समझ में नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सूरज की बात पर नकुल ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जस्सी फैमिली ने फॉल्स एंजल हैज फॉलन नाम के टीवी शो में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं और तुम इस शो में एक कंटेस्टेंट हो। हमारी प्रोडक्शन टीम ने इस शो के कंटेस्टेंट के लिए कई लोगों का नाम लिया था, जिसमें तुम सबसे अच्छे लगे। तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उसे तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। नकुल ने सूरज को सारी बातें समझा दी। सूरज अभी भी हैरान था। उसने तभी आवाज में पूछा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे? इस समय सूरज काफी सफोकेटेड फील कर रहा था। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जवाब में नकुल ने अपनी एक उंगली ऊपर कर दी, जिसे देखकर सूरज ने हैरानी से कहा, 1 करोड़? नकुल ने मुस्कुराकर ना के अंदाज में सिर हिलाया। 1 अरब रुपए। तुम्हें एक अलग अकाउंट में ये रुपए दे दिए जाएंगे। ये पैसे तुम्हें कल शाम तक मिल जाएंगे और तुम इन पैसों को शो शुरू होने से पहले ही इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था,
तुम इन पैसों से ध्रुव की अक्ल ठिकाने लगाने का काम करना। नकुल की बात सुनकर सूरज हैरान था। 1 अरब रुपए फालतू खर्च करने के लिए, पर पैसों से पहले ध्रुव को सबक सिखाना था और ये बात सूरज को हजम नहीं हो रही थी। तो उसने डरते हुए पूछा, वैसे ध्रुव जैसे कचरे के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत? ऐसा क्या है उसमें? क्या कारण था इसका? क्या प्लानिंग थी नकुल की? अभी मैं तुमको बहुत कुछ नहीं बता सकता, पर तुम इतना समझ लो कि अगर इस प्रोग्राम को पॉपुलर करना है तो अच्छा हाइप देना होगा। सूरज का सवाल तो वैलिड था, पर नकुल इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। उसने सूरज को समझाते हुए कहा, नकुल की टीम बहुत समझदारी से काम कर रही थी। असली एंजल टीवी शो में ध्रुव का काफी सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था और उस शो के पहले एपिसोड में ध्रुव को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी। अगर नकुल को अपने प्रोग्राम को फेमस करना था तो ध्रुव को नीचा दिखाना बहुत जरूरी था। इसके अलावा ध्रुव को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज चल रही थी। ध्रुव अपने आप को एक आम गरीब स्टूडेंट दिखाता था और ये लोग जानते थे कि वो एक बिग शॉट था। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि एक ट्रैप में इसे फंसाएंगे और एंजल ग्रुप के टॉप इन्वेस्टर को हरा देंगे। और वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ध्रुव जीत भी गया तो बाजी इनके ही हाथ में थी, क्योंकि तब ध्रुव का गरीब स्टूडेंट वाला नकाब उतर जाएगा। फिर ध्रुव के असली शो को देखने कौन ही जाएगा? दोनों ही कंडीशंस में नकुल का काफी फायदा होगा और उसके शो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। इसलिए सूरज को ध्रुव के खिलाफ उतारा जा रहा था। इसलिए नकुल सूरज से कह रहा था कि वो 1 अरब रुपए लेकर पहले ध्रुव के खिलाफ मोर्चा खोल दे। अंत में नकुल ने कहा, क्योंकि ध्रुव खुद को एक बहुत गरीब इंसान दिखाने की कोशिश करता है तो मैं इसे ऑफिशियल न्यूज बनाना चाहता हूं। नकुल की बात सुनकर सूरज ने खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। नकुल तुम चिंता मत करो। उधर निहाल ने ध्रुव को फिर से कॉल की। रात काफी हो गई थी, पर यह खबर बताना बहुत जरूरी था। ध्रुव सर, मेरे एक इन्फॉर्मेंट ने मुझे बताया है कि सारा एडवांटेज ले लिया जाएगा। जब तक वो लोग अपनी छुट्टी से वापस आएंगे तब तक तो जस्सी फैमिली अपना पहला एपिसोड लॉन्च भी कर चुकी होगी। निहाल टेंशन में था, पर कुछ कर नहीं पा रहा था। ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो निहाल, कोई मुझे ढेर सारे पैसे देने वाला है। तुम देखना मैं उनका क्या हाल करता हूं। अगले दिन कॉलेज में काफी हलचल थी। सूरज आज भी कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा था। वो बार बार ध्रुव को सबक सिखाने की बात कर रहा था। उधर शाम करीब 6 बजे अमन के फोन के कारण ध्रुव की नींद खुल गई। ध्रुव ने सवेरे देर तक काम किया था। 12 बजे वो कोई एग्रीमेंट साइन करने गया था। वहां से आने के बाद करीब 4 बजे ध्रुव सो पाया था, पर 6 बजे अमन ने उसे जगा दिया। पहली 2 कॉल्स ध्रुव ने काट दी थी, पर अमन बार बार कॉल कर रहा था तो ध्रुव को फोन उठाना ही पड़ा। क्या हुआ अमन, क्यों इतने फोन कर रहे हो? उधर अमन हड़बड़ाता हुआ बोला, ध्रुव अभी तुरंत कॉलेज आओ। ध्रुव अपनी आंखें मलता हुआ बोला, क्या हुआ अमन, क्या बात है? अमन की आवाज सुनकर लग रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। उसने कहा, मालिनी अपना स्टॉल लगा रही है। जवाब में ध्रुव ने पूछा, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अमन ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। इतना बोलकर वो चुप हो गया। मालिनी अगर स्टॉल लगा रही है तो इसमें क्या नया है? कभी ध्रुव भी मालिनी के साथ मिलकर स्टॉल लगाता था। मालिनी को अपने कस्टमर्स के साथ बात करने में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए ध्रुव मालिनी की मदद करता था। पर ध्रुव काफी दिनों से उधर जा ही नहीं रहा था। उधर अमन डरता हुआ बोला, यार बस तू तुरंत यहाँ आ जा, मिलकर बताता हूँ। अमन की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत तैयार होकर नाइट स्ट्रीट मार्केट में पहुंच गया। आमतौर पर शाम को यहाँ सन्नाटा रहता था, पर आज 6:30 बजे ही इतनी भीड़ हो गई थी। ध्रुव हैरान था। ध्रुव ने एक राह चलते इंसान से पूछा, क्या बात है, क्या हो रहा है वहां?
जिस बंदे से ध्रुव ने पूछा वो अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने बहुत खुशी से बताया, हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का एग्जीक्यूटिव मेंबर बहुत पैसे वाला है। वो अपनी गूंगी गर्लफ्रेंड के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। सब लोग उसे ही देख रहे हैं। नाइट मार्केट में एक ही गूंगी लड़की थी, मालिनी। मालिनी का नाम सुनकर ध्रुव लोगों की भीड़ को धक्का देता हुआ आगे गया तो देखा मालिनी के स्टॉल के आगे एक चमचमाती जैगवार खड़ी थी, जिसके बगल में लगी टेबल पर एक लड़का बैठकर मालिनी को घूरे जा रहा था। वो कोई और नहीं, सूरज था। तो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के जिस पैसे वाले एग्जीक्यूटिव मेंबर की बात हो रही थी वो और कोई नहीं, खुद सूरज ही था। मतलब कि कल रात को उस लड़की ने जो मैसेज भेजा था वो सच था। सूरज ध्रुव को छेड़ने के लिए मालिनी को टारगेट करेगा, जिसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं। सूरज मालिनी के साथ क्या करना चाह रहा है और उस लड़के ने मालिनी को सूरज की गर्लफ्रेंड क्यों कहा? मैं सूरज आज ये ऐलान करता हूं कि तुम लोगों का जो भी बारबेक्यू बिल आएगा सारा पेमेंट मैं करूंगा। रुको, गलती हो गई। मैं सूरज आज तुम सबके सामने ये ऐलान करता हूं कि आज से 1 महीने तक तुम लोगों का जो भी बारबेक्यू बिल आएगा सारा मैं भरूंगा। बस मेरी एक ही शर्त है, तुम लोग मालिनी के हाथ का बारबेक्यू नहीं खाओगे। सूरज अपनी चमचमाती हुई जैगवार कार के ऊपर खड़ा होकर ऐलान कर रहा था। सूरज ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, लोग जोर से तालियां बजाने लगे। सूरज की बात खत्म होते ही कई सारे बारबेक्यू शेफ निकल कर आए और अपने स्टॉल्स खोलने लगे। सूरज ने कई सारे फूड ट्रक्स खड़े कर रखे थे। सभी में 5 स्टार होटल के एक्सपीरियंस्ड शेफ बैठे थे, जिनकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए महीना होगी। एक स्टूडेंट इतने सारे एक्सपीरियंस्ड शेफ कैसे अफोर्ड कर सकता था? जैसे फूड ट्रक ने ऑर्डर डिलीवर करना शुरू किया, फ्री खाने वालों की भीड़ लग गई। पूरी नाइट मार्केट को देखकर लग रहा था सभी केवल बारबेक्यू आइटम ही खाने आए हैं। सभी शेफ जानते थे कि फ्री का नाम सुनकर कितनी भीड़ लगेगी, इसलिए वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ आए थे। उनकी एफिशिएंसी और स्पीड देखने लायक थी। ध्रुव को देखकर सूरज ने यह अनाउंसमेंट किया था। अमन ने ध्रुव को देखकर कहा, अजीब पागल है ये सूरज, पता नहीं रात को क्या सूंघ लिया है। ध्रुव ने जवाब दिया, ये कुछ नहीं है, इसने केवल मेरे लिए ये गेम प्लान किया है। अमन ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है? फिर कुछ सोचकर अमन ने आगे कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? मालिनी बेचारी, उसे स्कूल में सभी तंग करते हैं। यहां बड़ी मुश्किल से उसने अपना स्टॉल चलाना शुरू किया था, तो यहां भी ये सूरज आ गया। वो तो वैसे भी बोल नहीं पाती है। उस पर ये बेशर्म सूरज उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। बेचारी के पास ना सूरज से लड़ने की ताकत है, ना उसे रिजेक्ट ही कर सकती है। उधर मालिनी का 8। थोड़ी देर में सूरज मालिनी को प्रपोज करने जा रहा था। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, सूरज ने अनाउंस किया, मालिनी, मैं तुम पर मर मिटा हूं। विल यू बी माइन? सूरज के ऐसा बोलते ही मालिनी के लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट पर एक मैसेज आया, सूरज रिवॉर्डेड यू विद 100 कॉइन्स। लाइव ब्रॉडकास्ट में कॉइन सिस्टम चलता था, जिसमें एक कॉइन की कीमत लगभग 2000 रुपए के बराबर थी। मतलब कि सूरज ने अभी अभी मालिनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। इस शो को देख रहे लोग मालिनी के अकाउंट में 100 कॉइन को देखकर खुश थे। लोगों की नजर मालिनी पर थी। क्या वो ये कॉइन लेना पसंद करेगी या नहीं? पर मालिनी इन सब पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो चुपचाप अपने काम में बिजी थी। उसकी आंखों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे कंफर्टेबल नहीं थी। और सूरज मालिनी को प्रपोज नहीं बल्कि ह्यूमिलिएट कर रहा था। सही कहें तो सूरज जैसे किसी लड़के की बजाय मालिनी ध्रुव को पसंद करती थी। ध्रुव ने जग्गा और कात्या से मालिनी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मालिनी ने नजरें ऊपर करके ध्रुव को देखा। उसे सूरज के भेजे कॉइन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मालिनी ने जैसे ही नजरें ऊपर कर ध्रुव को देखा तो कई लोगों ने मालिनी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मालिनी की आंखें ध्रुव से कह रही थीं, ध्रुव मुझे बचाओ इन सब से। मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज।
प्लीज मेरी मदद करो। उधर वीडियो के नीचे लगातार कमेंट्स आ रहे थे। मालिनी, छोड़ो स्पाइनलेस ध्रुव को और सूरज की बाहें थाम लो। मालिनी, सूरज ने तुम्हें 100 कॉइन भेजे हैं, एक बार फिर से सोच लो। अब क्या सोचना, तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइट मिल गया है मालिनी। तभी लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट में एक मैसेज और आया। सूरज रिवॉर्डेड यू विद 1000 कॉइन्स। 1000 कॉइन्स का मतलब कि 20 लाख रुपए। किसी ने कमेंट किया कि 20 लाख रुपए के लिए वो अपना जेंडर भी चेंज कर सकता है, पर ये गूंगी लड़की पता नहीं कितनी लालची है। आज लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वालों की संख्या लगभग 30,000 हो चुकी थी। 30,000 लोग मालिनी की तरफ देख रहे थे कि पैसे देखकर मालिनी सूरज को अपनाती है या नहीं। पर मालिनी केवल ध्रुव की तरफ ही देख रही थी। मालिनी की नजरें देखकर ध्रुव स्टॉल से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और अपने मोबाइल को देखकर कुछ किया। अगले ही पल लाइव ब्रॉडकास्ट अकाउंट में मैसेज आया। ध्रुव गिल रिवॉर्डेड यू विद 5000 कॉइन्स। ध्रुव ने एक बार में ही 1 करोड़ रुपए डाल दिए थे और उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। ये देखकर अमन हैरान था। तो बात यहां तक आ चुकी थी, मामला 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ध्रुव ने एकदम से सारा गेम बिगाड़ दिया था। सूरज भले ही कितने पैसे वाला क्यों ना हो, पर 1 करोड़ रुपए देखकर कुछ तो रुकेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव? क्या तुम मेरे से कंपीट करना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस गेम में तुम्हारी सारी दौलत खत्म हो जाएगी? सूरज ने ध्रुव को ऐसा करता देखकर जोर से सबको सुनाते हुए कहा, पर ध्रुव एकदम रिलैक्स था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरा हुआ हूं? चारों ओर खड़े लोग उसे देखकर हैरान थे। ध्रुव कब से इतना पैसे वाला हो गया कि 1 करोड़ रुपए मालिनी के अकाउंट में डाल सके? एक कमेंट आया, ये सूरज से कंपीट करने चला है, आज ये बर्बाद होकर जाएगा। स्पाइनलेस ध्रुव, तू तो गया। मालिनी ने ध्रुव की तरफ देखकर इशारा कर कहा कि वो इस खेल में ना पड़ी। मालिनी चुपचाप शांति से अपना बारबेक्यू स्टॉल चलाना चाहती थी। वो इस तरह के कारणों में फेमस नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो ध्रुव को इस गेम में आगे बढ़ने से रोकना चाह रही थी। पर मालिनी की बातें इतने खराब माहौल में दब कर रह गई थीं। वहीं सूरज ने चिल्लाकर कहा, उस लड़की के लिए लड़ना चाहते हो जिसे मैं चाहता हूं, पर सॉरी ध्रुव, मालिनी मेरी है। इतना कहकर सूरज दहाड़ते हुए हंस दिया। सूरज इस समय अपनी लाइफ की बेस्ट फीलिंग महसूस कर रहा था। उसके पास अकूत दौलत थी, वो भी उसकी अपनी नहीं थी। उसे बस पैसे उड़ाने थे और उसे उन पैसों की चिंता करने की जरूरत भी नहीं थी। फॉल्स एंजल हैज फॉलन ने उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दिए थे और वो इन पैसों से जो चाहे वो कर सकता था। आज वो आसानी से ध्रुव को हरा सकता था। ध्रुव ने एक टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, तो देख लेते हैं किसके पास ज्यादा दौलत है। जवाब में सूरज ने कहा, मुझे ललकार कर तुमने अपनी कब्र खोद ली है ध्रुव। इतना कहकर सूरज हंस दिया और जोर से चिल्लाया, ध्रुव, तुमने मुझे वो दे दिया है जिसे मैं पाना चाहता था। आओ देखें किसके पास ज्यादा दौलत है। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव सब कुछ जानता था, क्योंकि सूरज की बात पर ध्रुव ने कोई हैरानी नहीं जताई। वहीं जस्सी फैमिली जो पहले से छिपकर पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रही थी, उनका कैमरामैन और पूरी प्रोडक्शन टीम सामने आकर बेहिचक अपने शो के पहले एपिसोड की शूटिंग शुरू कर चुके थे। वहीं ध्रुव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जस्सी फैमिली क्या कर रही है। उसे केवल एक ही बात की चिंता थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि आपसी रंजिश का असर मालिनी की जिंदगी पर पड़े। मालिनी को अपने गूंगेपन के कारण अपनी रोज की जिंदगी में चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। उस पर भी अगर मीडिया की नजरों में वो वीडियो आ गई तो आने वाले टाइम में उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्रुव ने कैमरामैन की तरफ देखकर कहा, आप लोग जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं करें,
लेकिन अगर आपने बगैर परमिशन किसी का फोटो वीडियो निकालने की कोशिश की तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आप लोगों पर इतना बड़ा मुकदमा लगाऊंगा कि आप दोबारा अपनी फोटो खींचने से भी डरेंगे। ध्रुव के इशारे से ही कैमरामैन समझ गया था कि मालिनी को नहीं दिखाना है। उधर जस्सी फैमिली भी जानती थी कि मालिनी के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें ध्रुव को उकसाना था और ध्रुव मैदान में आ गया है। इसलिए नकुल ने फोन पर अपनी प्रोडक्शन टीम को बोल दिया था कि कोई मालिनी पर फोकस ना करे। ध्रुव जानता था कि भले ही जसमीत सिंह जस्सी और पूरी जस्सी फैमिली कितनी भी कोशिश कर ले, ध्रुव अगले 24 घंटों में उन्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए ध्रुव ने सूरज की तरफ देखकर कहा, तुम ये गेम खेलना चाहते हो ना? आ जाओ, अब ये गेम हम अच्छे से खेलेंगे। मैंने 5000 कॉइन्स डाले हैं, अब तुम्हारा नंबर। दोनों के बीच पैसे खर्च करने की शर्त लगी थी और लाइव ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास में इतना बड़ा गेम कभी नहीं खेला गया था। दोनों तरफ से अनाप शनाप पैसे फेंके जाने वाले थे। अगले ही पल सभी ने देखा सूरज ने 6000 कॉइन्स मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए डाल दिए थे। ध्रुव ने सूरज के 1 करोड़ 20 लाख के जवाब में कहा, सूरज, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। हॉस्टल में हम लोग पड़ोसी हैं और ये गेम हम इसलिए खेल रहे हैं ताकि पता चले कि हम दोनों में कौन ज्यादा पैसे वाला है। गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं रिवॉर्ड को डबल कर देता हूं। ध्रुव ने अपनी बात खत्म करते ही 2 करोड़ के रिवॉर्ड डाल दिए। ध्रुव अभी तक 3 करोड़ 20 लाख रुपए डाल चुका था। सूरज शुरू करने जा रहा था पर उसे डर लग रहा था। भले ही उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए थे, वो सारे एक ही दिन में नहीं खर्च कर सकता था। ध्रुव ने सूरज का डर देख लिया था, इसलिए उसने सूरज को छेड़ते हुए कहा, कम ऑन सूरज, क्या हुआ? अगर डर लग रहा हो तो ये गेम बंद कर दें और तुम आराम से घर जाओ। मुझे लगा था कि आज मुझे बराबर की टक्कर देने वाला कोई मिला है, पर तुम तो इतने में ही टूट गए। ध्रुव के ललकारने पर सूरज को लगा जैसे वो डटकर टूट जाएगा। उसे आज तक इतने लोगों के सामने ऐसे किसी ने बेइज्जत नहीं किया था। सूरज मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ध्रुव के पास कितना पैसा है जो इस तरह से बोल रहा है। सूरज ने नकुल को फोन लगाया। नकुल पहले से ही सब कुछ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा था। उसने सूरज को ऑर्डर दिया, पैसों की चिंता मत करो, आगे खेलते जाओ। तुम्हें किसी भी कीमत में ध्रुव को हराना ही होगा। ध्रुव ने कई दुश्मन बना लिए थे और दिल्ली में उसे मदद देने वाला कोई नहीं था। इसलिए नकुल को लग रहा था कि ध्रुव ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। फिर भी नकुल ने सूरज को समझाते हुए कहा, पर ध्यान देना कि ध्रुव की चाल में नहीं फंसना है। इसके साथ ही सूरज को आगे खेलने के ऑर्डर्स के साथ साथ 15,000 कॉइन्स भेज दिए गए थे, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के बराबर थी। पूरी नाइट मार्केट में माहौल टेंशन का था। वहीं सूरज ने अपने 15,000 कॉइन एज अ रिवॉर्ड उसके पास भेज दिए थे। अब ध्रुव का नंबर था। ध्रुव ने ध्यान दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग भी वहां आने लगे थे। जस्सी फैमिली ने ध्रुव को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो चाह रहे थे कि ये कंपटीशन वही लोग जीते। वहीं दूर बैठा नकुल मन ही मन डर रहा था। वो लोग इन्वेस्टर का पैसा इस टीवी शो के पहले एपिसोड में ही खर्च कर रहे थे। नकुल ने अपनी लाइफ में आज तक इतना पैसा खर्च नहीं किया था। तभी नकुल की नजर अपनी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पर गई। सभी लोग इस नोटिफिकेशन को देखकर डर गए थे। ध्रुव ने 15,000 कॉइन्स के बदले जो रिवॉर्ड डाला था, उसे देखकर बड़े बड़े पैसे वालों के भी पसीने आ गए। Dhruv Gill rewarded you with 250,000 coins. जैसे ही ये मैसेज स्क्रीन पर आया, देखने वालों की आंखें हैरानी से फट गई थी। अभी अभी ध्रुव ने 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, मतलब कि सूरज से 16 गुने से भी ज्यादा। ध्रुव इस गेम को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। उसने सूरज को ललकारते हुए कहा, सूरज, अब तुम्हारा नंबर है, लगाओ कितने लगा सकते हो। जब बात लड़की की इज्जत की हो तो पैसों की चिंता कौन करता है। इतने लोग देख रहे हैं सूरज, जल्दी करो, या तुम उन कुत्तों में हो जो अपने मालिक से पूछे बिना तुम भी नहीं हिला सकते हैं। वैसे तुम्हारे भले के लिए मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा कि यहीं रुक जाओ। सूरज जानता था कि ध्रुव उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। सूरज की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
उसे फिर से नकुल से पूछना था कि वो आगे खेले या यहीं रोक दे। सूरज ने नकुल से बात करने के लिए अपना फोन निकाला तो ध्रुव ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, ओह, तो तुम मालिक से पूछकर काटते हो, उससे पूछकर ही भौंकते हो। वहीं दूसरी तरफ जस्सी बाप बेटे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। ध्रुव ने 50 करोड़ रुपए लगा दिए थे। नकुल ने हैरानी में डरते हुए कहा, पापा, हमें क्या करना चाहिए? एक कंटेस्टेंट के लिए एक बार में केवल 100 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट है। नकुल अब सच में डर गया था। वहीं सूरज परेशान था कि अब अगर उसे शो में हिस्सा लेना है तो सारे पैसे यही नहीं खर्च कर सकता था। उसके पैसे खर्च हो गए तो शो में उसके लिए कुछ भी जगह नहीं रहेगी। जसमीत सिंह जस्सी भी नकुल की तरह परेशान था। अंत में उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कठिन फैसला ले ही लिया। हमें आगे खेलना चाहिए। जसमीत के इस फैसले को देखकर सभी लोग उसका मुंह ताक रहे थे तो जसमीत सिंह जस्सी ने एक्सप्लेन किया, इस समय हमें सभी बातों को छोड़कर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा पहला शो है, इसलिए जरूरी है हमें ग्रैंड लेवल पर स्टार्टिंग करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। हमारे सामने ध्रुव है जो दूसरे टीवी शो का मेन इन्वेस्टर है। अगर हमने उसे यहां बर्बाद कर दिया तो हमें कितना पब्लिक अटेंशन मिलेगा, सोचा भी है? हमें आगे खेलना चाहिए। जसमीत की बात सुनकर नकुल ने खुशी से कहा, पापा, आप द बेस्ट हो। इतना कहकर नकुल ने सूरज को आगे खेलने के लिए कहा। जब सूरज को नकुल की तरफ से मैसेज मिला तो सूरज भी सोच में पड़ गया। इतना पैसा एक साथ लाइव ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म में डालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था। पैसे भेजते वक्त सूरज के हाथ कांप रहे थे और जैसे ही सूरज ने पैसे भेजे पूरा मीडिया सत्ते में आ गया। इस लाइव शो को देखने वालों की संख्या 14 लाख तक पहुंच गई थी। लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर इस शो को 30 लाख लोग देख रहे थे और उन्हें लगातार एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे थे। सभी न्यूज चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से परमिशन लेकर मालिनी के अकाउंट में आने वाले कॉइन्स को अपने अपने टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे थे, जिससे लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को लगभग 300 करोड़ का फायदा हुआ था। देखते ही देखते ये इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज बन गई थी। नकुल ने खुशी से कहा, पापा, इसका असर तो हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा हुआ है। नकुल ने देखा कि तमाम मीडिया चैनल पर खबर को दिखा रहे थे और नकुल जानता था कि ये मीडिया कवरेज उसके शो को फेमस कर देगा। नकुल की बात सुनकर जसमीत सिंह जस्सी भी खुश था। उसने समझाना शुरू किया, नकुल, मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था कि एक बिजनेसमैन के तौर पर तुम्हें पब्लिसिटी स्टंट का ध्यान रखना होगा। ये हर बार कमाल करता है और ये एडवर्टाइजिंग में पैसे फूकने से भी ज्यादा अच्छा है। पैसा हमेशा ही अपना असर दिखाता है। नकुल और पूरी प्रोडक्शन टीम जसमीत की बात ध्यान से सुन रही थी। तभी प्रोडक्शन टीम से एक शख्स उठकर जसमीत के सामने हाथ जोड़कर बोला, आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा जस्सी साहब। जस्सी ने मुस्कुराकर सबको इशारा किया कि सभी अपने अपने काम पर ध्यान दें। उधर सूरज ने ध्रुव को ललकारते हुए कहा, आ जाओ ध्रुव, देखें तो किसमें कितना है दम। अब अगर ध्रुव ने अमाउंट बढ़ा दिया तो ये खबर और भी ज्यादा शॉकिंग होगी। ध्रुव के पास काफी पैसे थे पर अब और आगे नहीं खेलना चाहता था, इसलिए ध्रुव ने कहा, थैंक यू बॉस। बड़े दुख की बात है कि इतना खर्च करने के बाद भी मालिनी तुम्हारे जैसों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। और तुम्हें एक बात और बता दूं, तुम उसे छूने की भी कोशिश मत करना। यहाँ पुलिस बहुत खतरनाक है। ध्रुव का यह कदम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी तरफ नकुल और जसमीत ने भी राहत की सांस ली। अगर ध्रुव आगे रिवॉर्ड बढ़ाता तो उन लोगों के पास इस गेम के लिए पैसे कम पड़ जाते और उन्हें अपना इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करना पड़ जाता। इधर सूरज भी हैरान था पर उसने हंसते हुए कहा, ये मेरे पैसे हैं, मैं जो चाहे वो करूं। मुझे जिस चीज में खुशी मिलेगी मैं वो करूंगा। सूरज को यह खुशी पाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करनी पड़ी थी। सही बात तो ये थी कि वो ध्रुव को नीचा दिखाना चाहता था। उधर जसमीत कुछ समय हैरानी से स्क्रीन को देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएगा, पर जैसे ही उसे यकीन हो गया था कि वो जीत गया है, उसने खुशी में चीखते हुए कहा, इस सारे मीडिया को सारे सोशल मीडिया में फेमस कर दो। इस खबर को सभी जगह फैला दो। ध्रुव की असली पहचान बाहर निकालो और हम उसे अपने शो में दिखाएंगे कि हमारे एक कंटेस्टेंट ने इतने पैसे वाले शख्स को हरा दिया है। पर ध्रुव के पीछे लगते लगते नकुल कुछ समझदार हो गया था।
उसने अपने पापा को रोकते हुए कहा। पापा कुछ देर रुक जाते हैं। इस ध्रुव के पास पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी ये जानबूझकर हारा है। जरूर उसने कुछ पत्ते दबा कर रखे होंगे। थोड़ी देर रुक जाते हैं। वैसे भी मीडिया अपना काम कर ही रही है, हमें अभी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। नकुल की बात में दम तो था, पर स्क्रीन को देखकर लग रहा था जैसे ये गेम अब खत्म हो गया है। ध्रुव की हार के 2 कारण थे। अगर उसने अब रिवॉर्ड 2 गुना कर दिया तो सूरज और पैसे नहीं लगा पाएगा और मजबूरी में ध्रुव की जीत हो जाएगी, जिससे सारा मीडिया अटेंशन ध्रुव पर आ जाएगा और हो सकता है कि ध्रुव की पहचान बाहर आ जाए। दूसरा ये कि अगर ध्रुव जीत गया तो जस्सी इस शो को लॉन्च नहीं कर पाएगा, जबकि ध्रुव चाहता था कि जस्सी इस शो को लॉन्च करे। ध्रुव चुपचाप जाकर मालिनी के साथ स्टॉल में उसकी मदद करवाने के लिए पहुंच गया। जाते ही ध्रुव ने मालिनी से पूछा, मालिनी आर यू ओके? पर मालिनी उसे इग्नोर कर अपना काम करती रही। नाइट मार्केट में आज मजमा सा लगा था। लोग फ्री बारबेक्यू का मजा लेते हुए इस गेम का मजा ले रहे थे। काफी सारे लोग और मीडिया इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। सभी ने सूरज को घेर कर रखा था, पर सूरज को मीडिया से बात करने के लिए मना करा गया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक द डेली न्यूज का रिपोर्टर ध्रुव के पास आकर बोला, सर, आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं काफी खुश हूँ। मैं और सूरज एक ही हॉस्टल में रहते हैं। वो काफी पैसे वाले घर का लड़का है। साथ ही उससे आने वाले एक टीवी शो जिसका नाम फॉल्स एंजल है, उसमें काम मिला है। मुझे लगता है कि वो और जस्सी फैमिली मुझे मेरे बिजनेस में सपोर्ट करना चाहते थे, इसलिए यह सारा प्लॉट रचा गया था। मैं तहे दिल से दोनों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। ध्रुव की बात सुनते ही सभी लोग हैरान रह गए। मीडिया कंफ्यूज थी। जस्सी फैमिली के साथ साथ उनकी प्रोडक्शन टीम भी हैरानी और कंफ्यूजन से ध्रुव को देख रही थी। और तो और सूरज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसे सूरज खुद सपोर्ट कर रहा है। रिपोर्टर ने फिर से पूछा, मेरे बिजनेस में सपोर्ट करना चाहते हैं से आपका क्या मतलब है? थोड़ा खुलकर हमारे दर्शकों को समझाइए। रिपोर्टर के सवाल पर ध्रुव ने कहा, मैंने आज ही हमारे स्कूल के लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को खरीदा था और इसे खरीदने का एग्रीमेंट करने के बाद जो पहला लाइव शो मैंने देखा वो मेरे दोस्त का ही था, जिसे हमारे दर्शक पसंद कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अपने ही प्लेटफॉर्म को मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था और ये बताना भी मुश्किल है कि इस समय मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि हमारे कॉलेज का लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट से ज्यादा अडल्ट कंटेंट आ गया है, तो मैंने इसे खरीद लिया। इसे खरीदने में मुझे केवल 1 करोड़ की लागत आई और आज के दिन ही मैंने केवल एडवर्टाइजिंग से 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा आप मीडिया वालों ने भी इसे लाइव दिखाया है। साथ ही मेरे दोस्त सूरज ने इसमें 150 करोड़ रुपए दिए हैं। मुझे लगता है कि यह आज तक के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं मेरे इस प्लेटफॉर्म में अच्छे लोग जुड़ें, अच्छा कंटेंट आए और ये प्लेटफॉर्म गरीब स्टूडेंट्स की मदद कर सके। मुझे खुशी है कि इसमें लोगों ने मदद की है। मैं सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं। इसके अलावा मैं देश भर के सभी स्टूडेंट्स को अपने लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट डालने के लिए इनविटेशन देता हूं। ध्रुव ने मीडिया से बात नहीं की थी। ध्रुव ने एटम बम गिराया था। जस्सी फैमिली उससे हैरानी और फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पीट रही थी। जस्सी का शो शुरू होने से पहले ही ध्रुव ने 1000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा कमा लिए थे और उसके लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की भी मुफ्त में अच्छी पब्लिसिटी हो गई थी। ध्रुव का जवाब सुनकर रिपोर्टर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जस्सी फैमिली के चाटुकार पत्रकार इस खबर को सुनकर अपना सिर धुन रहे थे। वहीं सूरज परेशान था कि कल रात को उसने ध्रुव के सामने एक बेसहारा लड़की को छोड़ दिया था और आज ध्रुव लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का मालिक बन गया था। उधर जस्सी फैमिली के सभी लोग ध्रुव का इंटरव्यू सुनकर परेशान थे। जसमीत सिंह जस्सी के हाथ कांप रहे थे। कुछ देर पहले उसने खुद भी ध्रुव के लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को प्रमोट करने के लिए कितने रुपए खर्च कर दिए थे वो खुद भी नहीं जानता था। जसमीत सिंह जस्सी अपने शो को फेमस करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर चुका था। इस वीडियो का लिंक हर एक व्यूअर के पास पहुंचाया गया था और सारा फायदा ध्रुव ले गया। जस्सी ने हैरानी से अपने आप से कहा, क्या ये लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म ध्रुव का है? तभी
पूरी प्रोडक्शन टीम ने देखा कि जसमीत सिंह जस्सी बेहोश हो गया था और नकुल अपने पापा को संभालने की कोशिश कर रहा था। पापा पापा पापा, खुद को संभालो पापा। ध्रुव के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुमने एक बार फिर से हमें मूर्ख बना दिया। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पापा इधर देखो। पापा। अभी थोड़ी देर पहले ही नकुल इस शो को लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करना चाहता था। अभी पता चला कि ध्रुव इसका मालिक है। इस इंटरव्यू को कई लोग देख रहे थे। खुद जसमीत सिंह जस्सी ने इसे फेमस किया था। आज के दिन इस पर 30 करोड़ लोगों ने हिट किया था और ध्रुव ने मुफ्त में अपने लोकल लेवल के लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को नेशनल लेवल का चैनल बना लिया था। वहीं किसी जगह अकेला बैठकर निहाल हंस रहा था। ध्रुव के पास गिल फैमिली का वारिस बनने के सारे गुण हैं। ध्रुव की ट्रिक ने जस्सी फैमिली को अपने लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना दिया था। उधर देर तक काफी इंटेंसिव केयर के बाद देर रात को जसमीत सिंह जस्सी को होश आया। होश आते ही जस्सी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था ध्रुव। नकुल ने अपने पापा को देखकर कहा, पापा आप ठीक हो? मैं अभी कुछ लोगों को भेजकर उस ध्रुव को ठीक करवाता हूँ। पापा आप टेंशन मत लो, वो ध्रुव चैन से नहीं रह पाएगा। नकुल का आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला था। आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत को ध्रुव ने सबसे बड़ी हार में बदल दिया था। जसमीत सिंह जस्सी ने अपने हाथों के इशारे से नकुल को रोकते हुए कहा, रुको नकुल, रुक जाओ मेरे बच्चे। वो ध्रुव बहुत खतरनाक है। उससे डील करना इतना आसान नहीं है। पहले हमें अपने टीवी शो की न्यूज रिलीज करनी चाहिए। साथ में कैसे भी करो, पर कल से शूटिंग भी शुरू कर दो और आज रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। नकुल ने हाँ के अंदाज में सिर हिलाकर अपने पापा से कहा, पापा आप अपना ख्याल रखो, मैं ये सारे काम देख लूंगा। नकुल जानता था कि अगर ध्रुव से बदला लेना है तो उसे हर काम संभाल कर करना होगा। जस्सी ने सोच लिया था कि वो अब ध्रुव को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसका बेटा नकुल अभी ध्रुव से कंपीट करने के लिए तैयार नहीं था। जसमीत केवल पैसों को वैल्यू देता था और आज के दिन ध्रुव ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। वो ध्रुव को हराने के बाद लोगों को बताना चाहता था कि उसके कंटेस्टेंट ने एंजल के इतने बड़े इन्वेस्टर को हरा दिया है, जिसमें ध्रुव ने उसे मात दे दी थी। इसके अलावा जसमीत ध्रुव के जीतने पर दुनिया के सामने उसकी असली पहचान दिखाना चाहता था। पर आज ध्रुव जीता था, पर जसमीत कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तौर पर यह जीत उसे खुद जसमीत ने दी थी। ध्रुव से डील करना इतना आसान नहीं था, पर जसमीत अपने अगले प्लान के लिए तैयार था। ध्रुव सर, एक नई मुसीबत आ रही है। ध्रुव मालिनी के साथ स्टॉल बंद कर रहा था। तभी निहाल ने अंदर आकर उससे कहा। निहाल काफी घबराया हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ध्रुव ने उससे कहा, सबसे पहले तो तुम शांत रहो और बताओ क्या बात है। ध्रुव के कहने पर निहाल ने शांति से कहा, जस्सी फैमिली ने हमारे लिए एक नया जाल बिछाया है। आज जो कुछ भी हुआ है वो लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर अपने पहले एपिसोड में दिखाने वाले हैं और उनका पहला एपिसोड आज ही रात को आने वाला है। इसके अलावा मुझे पता चला है कि वो लोग हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज करने वाले हैं। निहाल ने ध्रुव को यह भी बता दिया था कि वो लोग अपने पहले एपिसोड में ही ध्रुव की आइडेंटिटी दिखा देंगे। इसके बाद निहाल ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मुझे जस्सी फैमिली से मिलकर नेगोशिएशन करना होगा कि वो लोग आपकी पहचान रिवील न करें, नहीं तो शायद आपकी पहचान सबके सामने आ जाए। निहाल की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराकर कहा, निहाल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत है। मुझे बस इतना बताओ, क्या जस्सी फैमिली आज अपने शो की लॉन्चिंग के मौके पर क्या करने जा रही है? क्या उन्होंने कोई पार्टी रखी है या डायरेक्ट ही शो रिलीज कर रहे हैं? निहाल ने मायूसी के साथ कहा, हाँ, आज एक पार्टी वेस्टर्न होटल में है। ध्रुव ने खुशी के साथ कहा, इंटरेस्टिंग। आज मैंने उनका 300 करोड़ का नुकसान कर दिया है, फिर वो लोग अपनी हार को छुपाकर इतना शो ऑफ करने की हिम्मत कर रहे हैं और पार्टी भी इतने महंगे होटल में रखी है। इससे न केवल ऑडियंस ही उनसे जुड़ेगी बल्कि उनको काफी सारा नया इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा जस्सी फैमिली की रेपुटेशन भी आसमान छूने लगेगी। ध्रुव ने कुछ देर सोचकर आगे कहा, निहाल, मैंने तुमसे जिस गिफ्ट को लाने के लिए कहा था, क्या तुम वो गिफ्ट लाए हो? जवाब में निहाल ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वो गिफ्ट लेकर आया है। तो ध्रुव ने कहा, तो दो मुझे, क्योंकि मुझे भी इस पार्टी में शरीक होना है। मेरे बिना वो इतना बड़ा सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? और फिर
मैंने भी तो कल सारी रात मेहनत की है, वो बेकार चली जाएगी। ध्रुव की बात का मतलब निहाल की समझ में नहीं आया, पर उसे इतना जरूर समझ में आ गया कि ध्रुव ने कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। फिर ध्रुव ने निहाल को देखकर पूछा, उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया अपनी पार्टी में? उन्हें मुझे भी तो बुलाना चाहिए था। क्या कहते हो निहाल, मेरे बगैर पार्टी में मजा कैसे आएगा? इसके 2 घंटे बाद वेस्टर्न के गेट पर नकुल और जसमीत पार्टी में आने वाले गेस्ट्स के स्वागत में खड़े थे। एक गेस्ट जसमीत को देखकर खुशी से बोला, जस्सी बाजी, काफी समय हो गया आपसे मिले। आपने सच में कमाल कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने पैसे सही जगह लगाए हैं। ये मेरे दोस्त हैं, लंदन में रहते हैं। ये भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो मैंने कहा चलो जस्सी पाजी तो है ही, तो आपसे मिलाने ले आया। उस गेस्ट की बात सुनकर जसमीत ने हंसते हुए कहा, क्या बात है भाई साहब, आप तो बातें आज भी उतनी ही अच्छी करते हो। आपने तो मेरा दिन ही बना दिया है। आपके दोस्त अब हमारे दोस्त भी हैं। अरे नकुल, अंकल को बैठाओ, थोड़ा ठंडा वंडा दो। दोनों बाप बेटी की डीलिंग कमाल की थी। वहां आने वाले हर गेस्ट को लग रहा था कि जस्सी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। थोड़ी भीड़ कम होने के बाद जसमीत ने नकुल के कान में कहा, नकुल, जब ये सब कुछ थोड़ा शांत हो जाएगा तो तुम्हारी और तृप्ति की शादी भी करा देंगे। जसमीत की बात सुनकर नकुल की आंखों में चमक उठी। वो समझ नहीं पाया कि मेरे पापा को अचानक क्या हो गया है। वो कभी जिंदल फैमिली को पसंद नहीं करते थे, फिर अचानक से तृप्ति और मेरी शादी करवाने को क्यों तैयार हो गए? नकुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, पर पापा, आप तो इस रिश्ते से खुश नहीं थे, फिर अचानक से ये आपको क्या हो गया? जसमीत ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, तब बात अलग थी। तब ये जिंदल फैमिली बहुत अनोइंग थी। नकुल को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने फिर से पूछा, तो पापा, क्या जिंदल फैमिली अब ठीक हो गई है? मेरा मतलब, क्या अब अनोइंग नहीं रही? तो जसमीत ने खुलकर साफ साफ बता दिया, दरअसल बॉस चाहता है कि तुम्हारी शादी तृप्ति से ही हो। इसके लिए तुम्हें जो भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े करो, पर उन जिंदल को हमेशा ये याद रहना चाहिए कि वो हमारे सामने कुछ नहीं है। तुम्हारी शादी तृप्ति से ही होगी, सीधे रास्ते से या टेढ़े रास्ते से। जसमीत के मुंह से ऐसी बात सुनकर नकुल खुश था। तृप्ति के नाम पर ही नकुल पागल हो जाता था। अब तो उसे उसके पापा का भी सपोर्ट मिल गया था। इसके बाद नकुल ने अपना मोबाइल निकाला और तृप्ति को मैसेज भेजा, तृप्ति, आज के बाद तुम मेरे और ध्रुव के बीच का अंतर समझ जाओगी। मैं तुम्हें सारी जिंदगी ये अंतर याद कराऊंगा। उधर जिंदल फैमिली भी इस शो की प्रोग्रेस पर पूरा ध्यान दे रही थी। उन लोगों ने अपना सब कुछ ध्रुव के कहने पर दांव पर लगा दिया था। हालांकि जस्सी फैमिली का फॉल्स एंजल हैज फॉलन तो आज रात लॉन्च होने ही जा रहा था, पर ध्रुव के असली वाले एंजल शो की खबर नहीं आ रही थी। ईशान अंकल सबसे बड़े शक्की थे। उन्होंने निशा से पूछा, आखिर चल क्या रहा है? क्या हम लोग ध्रुव पर विश्वास कर सकते हैं? जिंदल फैमिली ने अपना सब कुछ इस पर लगा दिया है, पर उधर से कोई खबर नहीं आ रही है। वो जस्सी तो आज अपने शो की लॉन्चिंग करने वाला है। पापा, उधर देखो। वेस्टर्न होटल के बाहर जब नकुल ने ध्रुव को आते देखा तो अपने पापा को उसे दिखाते हुए जोर से हंसता हुआ बोला, पापा, मुझे लगता है कि वो समझ गया है कि वो हमसे जीत नहीं सकता है, तो माफी मांगने आया है। आपकी चाल कामयाब रही पापा। जसमीत के इतना कहने पर नकुल मन में ध्रुव की बेइज्जती में क्या कहेगा ये सोचने लगा। जसमीत ने जब देखा कि ध्रुव सच में उनकी तरफ ही आ रहा है तो वो खुशी से बोले, हो सकता है उसे समझ में आ गया हो कि उसका हम लोगों से कोई मुकाबला ही नहीं है। हमसे माफी मांगने आया हो, उसकी बेइज्जती मत करना। शायद वो चाहता हो कि हम अपने प्रोग्राम की लॉन्चिंग कुछ दिन आगे बढ़ा दें। जसमीत ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, आने दो उसे, भले ही वो काफी पैसे वाला हो, पर उसके पास हमारे जितने कनेक्शन थोड़ी ना होंगे। उसकी हमारे सामने क्या औकात। अब ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। नकुल के पापा ने कहा था कि ध्रुव की बेइज्जती ना करे, इसीलिए नकुल दूर चला गया था। पर जब उसने देखा कि ध्रुव ठीक उसके पापा जसमीत के सामने खड़ा है तो उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजते हुए कहा कि उस अनइनवाइटेड गेस्ट को भगाओ यहाँ से। नकुल के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड तेज कदमों से चलता हुआ आया और ध्रुव को वार्निंग देता हुआ बोला, मिस्टर गिल, यहाँ एक प्राइवेट पार्टी चल रही है। यू आर नॉट इन्वाइटेड हियर। आप प्लीज यहाँ से जाएं। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, क्या? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये दोनों जस्सी फादर एंड सन मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि मैं इस पार्टी में आऊँ। ध्रुव की बात सुनकर
वहां मौजूद कुछ लोग ठहाका मारकर हंस दिए। What the hell? वो क्या तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए? देखो तुम इनवाइटेड नहीं हो, इसीलिए चुपचाप चले जाओ, अदरवाइज मुझे और भी तरीके पता हैं। फिर ब्लेम मत करना कि मैं इतनी बुरी तरह से पेश आया। पर ध्रुव वहां से जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसने आवाज लगाकर नकुल से कहा, नकुल सिंह जस्सी, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। पर ध्रुव के जवाब में नकुल ने भी उसी अंदाज में कहा, आई एम सॉरी ध्रुव गिल, जस्सी फैमिली कचरा जमा नहीं करती। इसके बाद नकुल अपने पर आ गया। वो नॉन स्टॉप बोलता चला गया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जानते भी हो जस्सी फैमिली के पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ है? हमारे कनेक्शंस कहां तक हैं? और तुमने देख ही लिया होगा, हमने प्रोग्राम प्लानिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट बटोरने तक, शूटिंग हो या मार्केटिंग, सभी में तुमको धूल चटाई है। केवल 5 दिन में यह प्रोग्राम शुरू भी हो गया है। हमने तुमसे पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। अब हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्सी फैमिली माफ नहीं करती। नकुल के जवाब में ध्रुव ने कहा, मैं जस्सी फैमिली से इम्प्रेस हो गया हूँ। अगर तुम नहीं बुलाते हो तो मैं जा रहा हूँ। और क्या तुमको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा था? जवाब में नकुल ने ध्रुव का मजाक बनाते हुए कहा, तुम और क्या कर रहे होगे? कचरा जमा कर रहे होगे। एक लूजर और कर भी क्या सकता है? वैसे तुम चिंता मत करो, इस शो के बाद मैं तृप्ति को अपना बनाऊंगा, उसकी मर्जी के साथ या उसकी मर्जी के बिना। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, गलत जवाब नकुल। मैं यूएसए गया था और वहां से तुम्हारे और पूरी जस्सी फैमिली के लिए ये गिफ्ट लाया हूं। पर अगर तुम लोगों को इस गिफ्ट की जरूरत नहीं है तो मैं इसे यहीं फेंक देता हूं। इसके बाद ध्रुव ने अपने हाथ से वो गिफ्ट पैक वहीं फेंक कर नकुल से कहा, तुम्हारी स्पीड सच में कमाल की थी। इतनी जल्दी इस शो को लॉन्च भी करने जा रहे हो। एक मैं हूं जो इतने दिनों में केवल इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव कॉपीराइट ही जमा कर पाया हूं। ध्रुव की इस बात से वेस्टर्न के बाहर खड़े लोग हैरानी में आंखें फाड़कर ध्रुव को देख रहे थे, खासतौर पर जस्सी फैमिली के सभी लोग। इस शो के कॉपीराइट जस्सी फैमिली के पास भी थे, पर ध्रुव ने जर्मनी में बात कर इस शो के एक्सक्लूसिव कॉपीराइट्स खरीद लिए थे। साथ ही 20 करोड़ रुपए देकर उन्हें इस बात के लिए भी मना लिया था कि कोई भी ध्रुव से पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च नहीं कर सकता है। अगर ध्रुव की बात सच है तो जस्सी फैमिली की आज तक की सारी मेहनत, सारा इन्वेस्टमेंट सब बेकार चला गया था। जसमीत की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव ये क्या बोल रहा था। जसमीत तेज कदमों से चलता हुआ आया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ इस तरह की चालें चलने की कोशिश मत करना। ध्रुव, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ। पर ध्रुव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी मैंने जो ये गिफ्ट कचरे के डिब्बे में फेंका है उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। आखिर तुम्हें शो भी तो लॉन्च करना है। मैंने इसे पाने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 10 करोड़ रुपए में वो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट लेने में लगे। जसमीत ने हैरानी से पूछा, तो बाकी के 10 करोड़ रुपए का क्या किया? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी के 10 करोड़ रुपए से मैंने उनसे मदद मांगी कि वो लोग मेरी मदद करें कि अगर इंडिया में कोई इस शो को चलाना चाहे तो मुझसे पहले या बगैर मेरी परमिशन के चला ना पाए। वो लोग मान गए। साथ ही उन्हें इस खबर को पब्लिक के सामने न लाने के लिए भी मुझे काफी पैसे खर्च करने पड़े। क्या बताऊं जस्सी साहब, काफी थक गया इसे लाते लाते। अब जाकर सोऊंगा। इतना कहकर ध्रुव मुड़ा और जाने लगा। ध्रुव की बात सुनकर जसमीत का दिमाग काम करना बंद हो चुका था। वहां कई सारे इन्वेस्टर्स भी खड़े थे। सबका यही हाल था। सब डर से बुत बने खड़े थे। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ध्रुव से क्या कहे। अगर कॉपीराइट ना होता तो जस्सी ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था और उसका शो 10 मिनट में लॉन्च होने भी वाला था। पर ध्रुव ने ऐन मौके पर आकर उसकी सारी प्लानिंग बिगाड़ कर रख दी थी। जसमीत ने सारी तैयारी कर रखी थी, पर अब अगर उसने शो लॉन्च किया तो ध्रुव उसके ऊपर केस कर सकता था। और अगर ध्रुव की बात सच है तो जसमीत फैमिली को ध्रुव को हर्जाना देना पड़ सकता था। नकुल दौड़ता हुआ जसमीत के पास आकर बोला, पापा, कैसे भी करके उसे मना लो। आप एक बार बात तो करो। क्या ऑफर देगा जसमीत ध्रुव को? क्या लॉन्च हो पाएगा ये शो आज रात? मिस्टर गिल, मेरी बात तो सुनिए। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं ना।
सुनिए, आप ऐसे नाराज मत होइए। जसमीत को देखकर लग रहा था कि अगर ध्रुव यहाँ से चला गया तो जसमीत का दम निकल जाएगा। वो आज ही हॉस्पिटल से आया था। ध्रुव ने उसकी हालत देखी तो कहा, मैं खुद भी जस्सी फैमिली से इम्प्रेस्ड हूँ। मेरे ख्याल से जस्सी फैमिली एक अच्छी कंपनी है। ये अपने कमिटमेंट पर खरी उतरती है। इतना कहकर ध्रुव ने एकदम से अपनी टोन चेंज करके कहा, पर अनफॉर्चुनेटली जस्सी फैमिली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है वो काफी एक्सक्लूसिव है। यहाँ मेरे जैसे आदमी की एंट्री अलाउ नहीं है। इतना कहकर ध्रुव मोड़ा और जाने लगा, पर जस्सी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। जसमीत जानना चाहता था कि जिस बटलर ने उसे इतने पैसे दिए थे वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, और अगर शो आज लॉन्च ना हो पाया तो कल तक जस्सी फैमिली का नामो निशान भी नहीं बचेगा। इसलिए जसमीत ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। ध्रुव ने सख्त आंखों से जसमीत को देखकर पूछा, मैं माफ कर दूं, पर एक बात तो बताओ, अगर ये कॉपीराइट तुम्हारे पास होता और तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम मुझे माफ करते? क्या जस्सी फैमिली का ईगो मुझे माफ करता? और बात अगर मेरी होती तो मैं माफ कर देता, पर बात मालिनी और तृप्ति की है। मुझसे खेलने के लिए तुमने मालिनी का सहारा लिया, तो मैं माफ ही नहीं कर सकता। और अपने बेवकूफ लड़के को समझा देना कि तृप्ति के बारे में कुछ सोचा भी तो जस्सी फैमिली का वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद करोगे। जसमीत समझ गया था कि कंपटीशन में जीतने के लिए उसने गलत तरीके अपनाए थे, जिसके कारण आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भले ही शुरुआत में वो आगे चल रहा था, पर इस समय ध्रुव ने उसकी सारी मेहनत को ऐसे छीन लिया था जैसे किसी बच्चे के हाथ से गुब्बारा। नकुल ने ध्रुव को काफी बुली किया था। ध्रुव अगर उसका हिसाब लेने जाए तो जसमीत खून के आंसू रो देगा, पर ध्रुव ने केवल एक ही चाल चली थी। बिजनेस को बिजनेस की तरह ही खेलना चाहिए, और ध्रुव ने खेल नियमों में रहकर खेला था। जस्सी फैमिली की तरह ध्रुव ने मालिनी को मोहरा नहीं बनाया था। जसमीत अपनी हार मान चुका था। उसने लगभग रोते हुए कहा, मिस्टर गिल, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। पर जसमीत के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ध्रुव रुक गया था, पर जसमीत उसे क्या ऑफर करता। उसने नकुल को बुलाकर कहा, नकुल, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ और आकर मिस्टर गिल से माफी मांगो अभी। नकुल के अंदर बहुत अकड़ थी। वो ध्रुव से माफी मांगने को तैयार नहीं था। उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। पर जब उसने अपने पापा की हालत देखी तो ध्रुव के सामने आ गया। नकुल पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी ध्रुव के सामने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखे, इसलिए वो ध्रुव से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। नकुल ध्रुव के सामने खड़े होकर दाएं बाएं देखकर बोला, आई एम सॉरी ध्रुव। नकुल ने एक चलताऊ सा सॉरी बोल दिया था, जो सॉरी ना होकर भी एक एहसान जैसा लग रहा था। अभी ध्रुव कुछ बोल पाता कि जसमीत ने उसके गाल में एक जोरदार थप्पड़ चढ़कर दिल्ली वाली सारी गालियां एक सांस में बकते हुए कहा, तुझे ठीक से सॉरी बोलना भी नहीं आता। ये सब तेरे कारण ही हुआ है। अपने आगे सबको छोटा समझने की आदत ने आज हमें यहाँ पहुंचा दिया है। तुझे आज तक पता नहीं है कि किसी के सामने कैसे बिहेव किया जाता है। उस दिन अगर तूने मिस्टर गिल के कपड़े गंदे न किए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब आज तू फिर से वही अकड़ दिखा रहा है। देखना तेरी ये अकड़ कल हमें कहां से कहां पहुंचा देगी। जसमीत उससे निराशा और फ्रस्ट्रेशन में लगातार बड़बड़ाता जा रहा था। वहीं नकुल अपने पापा के इस बिहेवियर को देखकर हैरान था। उसके पापा इस तरह से कभी बात नहीं करते थे। नकुल हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। जसमीत ने उसे ऑर्डर दिया था, घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर माफी मांगो। जसमीत भले ही निराश हो गया था, पर नकुल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो माफी तो मांग रहा था, पर जैसे जसमीत चाहता था वैसे नहीं। नकुल ने अपने पापा से कहा, पापा, यहाँ हमारे सारे मिलने वाले लोग खड़े हैं, सारा मीडिया खड़ा है। मैं इस ध्रुव से ऐसे माफी नहीं मांगूंगा, हरगिज नहीं। ध्रुव खड़ा इस तमाशे को देख रहा था। जसमीत ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ अगर मीडिया है तो? गलती की है तो माफी मांगने में क्या जाता है? पर अब नकुल भी अकड़ गया था। उसने गुस्से में जोर से चीखते हुए कहा, पापा, मैं इस इडियट से माफी नहीं मांगूंगा। आप किस बात से इतना डर रहे हो? इसके पास केवल एक ब्रॉडकास्टिंग राइट है। इतना कहने के बाद नकुल ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ध्रुव, तुम भले ही आज बढ़त बनाने में कामयाब रहे हो, पर मुझे झुकाना इतना आसान नहीं। इतना कहकर नकुल वहां से चला गया। जाते वक्त
उसने एक कचरे के डिब्बे में इतनी जोर से लात मारी कि पूरा डब्बा पिचक गया। नकुल ध्रुव को गाली बकता हुआ वहां से चला गया और जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से आया और रोते हुए ध्रुव के पैरों के पास घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। नकुल के साथ साथ जसमीत भी आकर वहां बैठ गया। दोनों ध्रुव के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहे थे और सारे मीडिया वाले इस शानदार सीन की फुटेज निकालने लगे। एक कॉलेज स्टूडेंट ने जस्सी जैसी फैमिली को घुटनों के बल ला दिया था। कल ये शहर के हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन होगी। आज नकुल को रियलाइज हुआ कि जब आप किसी के आत्मसम्मान को कुचल कर रख देते हैं तो कैसा महसूस होता होगा। नकुल ने सारी जिंदगी यही किया था। वो एक बुली था जिसे लोगों को इस हालत में लाने में मजा आता था। जसमीत ने ऊपर देखकर ध्रुव से कहा, मिस्टर गिल, आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हम इस शो का प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, या आप चाहो तो जस्सी फैमिली का सारा प्रॉफिट आप रख लो, या अगर आप कहो तो मैं साल भर का सारा प्रॉफिट आपको अभी कैश में दे दूं, या अगर आपके दिल में कुछ हो तो आप बता दो हमें। आपकी हर शर्त मंजूर है। बस आप बताओ कि हमारे आपके बीच किन शर्तों पर समझौता हो सकता है। क्या ध्रुव को माफ कर देना चाहिए जस्सी को? ये सच में माफी है या मजबूरी में उठाया गया कदम?